बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूटी के साथ बात कर रहा हूँ। देखो ये हमने कर लिया था, क्या कर लिया था लास्ट में, टी अकाउंट बना लिए थे और एंट्री। मैंने कहा था कि मैं ट्रायल बैलेंस नेक्स्ट लेक्चर में, तो वो ट्रायल बैलेंस उसको सिखा रहा हूँ बनाना। जरा देखिएगा कि मैं ट्रायल बैलेंस किस तरह बना रहा हूँ इसमें, और उसकी क्या क्या चीज मैं आपके साथ ट्रायल बैलेंस में शेयर कर रहा हूँ कि इसको जरा सा ट्रायल बैलेंस बनाते हुए इसको डिवाइड करना सीखो। सबसे पहले असल में होता यह है कि हम इसको इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। क्या लिखा? एसेट्स। अब थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें एसेट्स के नाम से हमारे पास जानी पहचानी जाती है। तो इस वक्त देखो कैश एसेट है, तो इसके नीचे सबसे पहले लिखो कैश। कैश का बीडी बैलेंस डेबिट में है, लिख दो 1,08,000। कैश के बाद लिखो बैंक। बैंक का बैलेंस, बैंक भी एसेट है, 2,91,500। बैंक के बाद लिखो अकाउंट रिसीवेबल। तो इनमें वो आइटम लिखना जो, और इसके लिए और तरतीब अगर देखनी है ना, तो हमेशा तरतीब वही फॉलो होगी जो मैंने आपको एक सवाल सॉल्व करके दिया है उस तरह से। पहले हमेशा कैश, फिर बैंक, फिर रिसीवेबल, इस तरह से चलिएगा। ठीक है, रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल ये रहा 55,000। अकाउंट रिसीवेबल के बाद कैश, बैंक, अकाउंट रिसीवेबल के बाद अब एक एसेट होगा, फिक्स एसेट था, इक्विपमेंट खरीदा था। कहाँ गया हमारा इक्विपमेंट? लिखा हुआ ये रहा, ऑफिस इक्विपमेंट। तो इसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट कितने से? 32,000 से। ठीक है, अब ये सारे एसेट खत्म हो गए। एसेट्स के बाद अगली हेडिंग डाल दो लायबिलिटीज की। ठीक है, इत्तेफाक है कि इस सवाल में एक ही लायबिलिटी थी और वो अकाउंट पेएबल थी, और अकाउंट पेएबल का चूंकि दोनों साइड बैलेंस था तो कोई बैलेंस बचा हुआ नहीं था, जीरो हो गया, यानी जितनी लायबिलिटी थी वो पूरी पे हो गई। तो यहाँ पे हम लायबिलिटी की हेडिंग तो डालेंगे, लेकिन लायबिलिटी में अभी कुछ नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर लायबिलिटी में लिखते तो क्या लिखते? अकाउंट्स पेएबल, उसका जो बीडी बैलेंस होता है। अकाउंट पेएबल, लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आता है। इत्तेफाक है कि सवाल में मौजूद नहीं है, हम नहीं लिख रहे। ठीक है, उसके बाद लायबिलिटीज के बाद अगली हेडिंग डालो ऑनर इक्विटीज। ऑनर इक्विटीज में सिर्फ दो चीजें आएंगी, एक आएगा कैपिटल और दूसरा आएगा ड्राइंग। तो इस वक्त साध का कैपिटल कितना मौजूद है? तो हमें मालूम है कि साध का कैपिटल इस वक्त है 5 लाख। क्रेडिट साइड पर लिख दो 5 लाख। नहीं है ड्राइंग, छोड़ दीजिए, वरना अगर होता तो हम दूसरा आइटम लिख देते ड्राइंग। ठीक हो गया ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी के बाद हमेशा हेडिंग में आएगा क्या? रेवेन्यू। रेवेन्यू में ज्यादा आइटम नहीं है इस वक्त, एक आइटम है, कौन सा? सेल्स। लेकिन एक मिनट, एक चीज रह गई, पता है क्या? आप, हाँ भूल गया मैं, मैंने ज्यादातर अकाउंट पे भी लाता है, लेकिन इस वक्त एक लायबिलिटी मौजूद है, पता है? अनअर्न्ड कमीशन। अनअर्न्ड की नेचर जो है वो क्या होती है? लायबिलिटी होती है। तो याद रखना, चूंकि अनअर्न्ड की नेचर लायबिलिटी है, तो मैं अकाउंट पेएबल यहाँ आता है ज्यादातर, लेकिन कभी कभी जब अनअर्न्ड आ जाए तो याद रखिएगा कि यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्योंकि जगह हमारी खाली थी, अनअर्न्ड कमीशन। तो ऐसे ही बता दे रहा हूँ, अनअर्न्ड कमीशन 12,000 से क्रेडिट के। अनअर्न्ड अगर है ना तो उसकी नेचर लायबिलिटी है, अगर सिर्फ कमीशन इनकम होता तो वो रेवेन्यू होता। अनअर्न्ड कमीशन लायबिलिटी है, कमीशन इनकम होता तो रेवेन्यू होता। फिर दोहरा रहा, अनअर्न्ड कमीशन लायबिलिटी है, कोई भी इनकम अनअर्न्ड होगी तो वो लायबिलिटी में आएगी, और अगर वो अनअर्न्ड ना लिखा हो, कमीशन इनकम हो, रेंट इनकम हो, वो रेवेन्यू में आएगा। ठीक है, इसी तरह इंश्योरेंस एक्सपेंस एक्सपेंस है, लेकिन अगर प्रीपेड होगा तो वो एसेट में आएगा। ठीक है, प्रीपेड होगा तो एसेट में आएगा। आगे चलता हूँ, तो सेल्स है, और सेल्स के बाद और कोई रेवेन्यू नहीं है, तो अगले सेल्स की वैल्यू नहीं लिखी मैंने, सेल्स की वैल्यू आएगी 78,000। सेल्स के बाद एक्सपेंसेस आप लिख सकते हैं, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में आपके पास सबसे पहली चीज जो आनी है वो आनी है जनाब परचेजेस। ठीक है, परचेजेस 78,000। उसी के साथ लिख दीजिएगा, नजर आ रहा है, परचेज डिस्काउंट। परचेज डिस्काउंट हमेशा अपोजिट होता है, कॉन्ट्रा होता है, इसकी नेचर होती है कॉन्ट्रा एक्सपेंस। ठीक है, बताऊंगा अगर तफसील अभी आएगी मजीद।
कॉन्ट्रा परचेज डिस्काउंट इधर लिखिएगा, और परचेज डिस्काउंट, और उसके बाद आपके पास आना है कौन सा, कोई और एक्सपेंस, हाँ एक था ना इंश्योरेंस एक्सपेंस, कहाँ गया इंश्योरेंस एक्सपेंस, हमने टी अकाउंट बनाया था, ये रहा इंश्योरेंस एक्सपेंस। तो अगला आएगा इंश्योरेंस एक्सपेंस 26,000 से डेबिट। अब जरा सा गिन लेते हैं कितने टी अकाउंट बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक कौन सा रह गया भाई हमारे से, 11 ही है ना, सही काउंटिंग की मैंने। अच्छा जी, अगर काउंटिंग में गलती हुई है तो परचेज डिस्काउंट आ गया, ऑफिस इक्विपमेंट आ चुका है, सेल लिख चुके हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंस भी लिख चुके हैं। काउंटिंग दोबारा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 is left, which one, कौन सा, अच्छा हाँ सही है, कौन सा रह गया है, अकाउंट पेएबल, क्योंकि अकाउंट पेएबल का तो वैल्यू थी नहीं, 0 थी, तो अकाउंट पेएबल नहीं आएगा, ठीक है ना, तो इसलिए वो 10 दे रहा है और वहां 11 है, क्योंकि हमने अकाउंट पेएबल के 0 वैल्यू होने की वजह से नहीं लिखी। अब उठाते हैं कैलकुलेटर और इसके दोनों साइड का टोटल करते हैं, ये टोटल क्या आना चाहिए, इक्वल, अब जैसा कि अभी पिछले ही कोई फर्क नहीं है, आपको एक दिन के डिफरेंस से मिल रहा है, लेकिन ये है बात सेम। तो हमें नजर आ रहा है कि 1,08,000 प्लस 2,91,500 प्लस 55,000 प्लस 32,000 और फिर प्लस 78,000 और फिर प्लस 26,000, टोटल इधर आ गया 5,90,500, डेबिट साइड का टोटल ठीक हो गया 5,90,500। इधर का टोटल देख लेते हैं, 12,000 है, 12,000 में प्लस होगा 5 लाख, 5 लाख में प्लस होगा 78,000 और फिर 500, तो इधर का टोटल भी 5,90,500। ठीक हो गया बच्चों, तो बात समझ में ये आ जानी चाहिए कि आपके पास ये सारा ट्रायल बैलेंस का फैक्टर हमने कंप्लीट कर दिया। अब मैं आपको एक नया सवाल करवाता हूं, ठीक है, ये आपको दिखा दिया 5,90,500। गुड, मिलते हैं अब 1 मिनट। ओके, नाउ अब हम एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं, और देखो इस क्वेश्चन में जो छोटी सी चीज है वो यही है कि आपके पास मौजूद है सारा क्वेश्चन, और इसमें एक एंट्रीज है, पहले जरा से एक दो एंट्रीज, क्योंकि याद रखिएगा टी अकाउंट बनाना या ट्रायल बैलेंस बनाना वो एक सिंपल प्रोसेस है, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू या बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जो सबसे बड़ा काम है वो है जर्नल एंट्री, क्योंकि ये काम आगे वाला आप उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक जर्नल एंट्रीज ना हो, तो जर्नल एंट्रीज अच्छे से आनी बहुत जरूरी है। तो अब आइए एक सवाल आपको जर्नल एंट्री आते हैं, 2015 रेगुलर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक बात आपको और बता दूं कि जब हम करने जा रहे हैं तो अक्सर क्वेश्चन नंबर 3, अक्सर जो हमारे पास बिजनेस है, आपको याद होगा कि शुरू की क्लासेस में मैंने बताया था कि हर जो बिजनेस होते हैं टाइप्स में, कि उसमें बिजनेस होती है, ट्रेडिंग बिजनेस होती है, और ट्रेडिंग के साथ साथ आपके पास ट्रेडिंग बिजनेस है या सर्विस बिजनेस है। ट्रेडिंग बिजनेस में खरीदते हैं, बेचते हैं, ये सारा काम करते हैं। सर्विस बिजनेस में हम बेचते खरीदते नहीं है, खिदमात प्रोवाइड करते हैं। तो ज्यादातर हम लोग चूंकि ट्रेडिंग की एंट्री ज्यादा आती है या ट्रेडिंग बिजनेस के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जिसमें पहचान क्या है, कैसे पहचानोगे, मर्चेंडाइज परचेज हो रही है, मर्चेंडाइज सेल्स हो रही है, तो फॉर जहां मर्चेंडाइज परचेज और सेल हो रही है वो ट्रेडिंग बिजनेस है, और चूंकि परचेजेज और सेल ट्रेडिंग बिजनेस में एक ही जैसा होता है, देखो चाहे एक बुक शॉप हो, चाहे एक पेट्रोल पंप हो, चाहे एक अपना दूध दही की दुकान हो, वहां हर जगह पर खरीद को परचेजेस और बेचने को क्या लिखा जाता है, सेल्स लिखा जाता है, तो एक ही अकाउंट इस्तेमाल होता है। लेकिन जब सर्विस बिजनेस होता है तो हर सर्विस बिजनेस के अंदर असल में रेवेन्यू का नाम अलग होता है। जैसे स्कूल और कॉलेज है तो वहां फी इनकम हो गया, कोई आपके स्टेट एजेंसी है तो वहां कमीशन इनकम हो गया, कोई मैकेनिक का शॉप है तो वहां सर्विस इनकम हो गया।
तो असल में होता क्या है कि सर्विस बिजनेस के अंदर चूंकि इनकम के नाम अलग अलग होते हैं, तो वो थोड़े से हमारे लिए, बच्चों के लिए थोड़े से नाम याद रखना या प्रॉपर सही नाम को लिखना जरूरी होता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आ रही मेरी बात समझ में कि ट्रेडिंग बिजनेस में सिर्फ होगा परचेज और सेल, चाहे कोई भी बिजनेस हो, कोई मसला नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अकाउंट को याद रखते हुए जरा मुश्किल होती है। इस सवाल में यही है कि ऐसे तो कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा आपको चंद बातें ऐसी बोली गई हैं सवाल में जो कि आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको नहीं लगेंगी। अच्छा, और कुछ बातें क्या होती हैं कि बहुत से बच्चे आप में से, चूंकि हम सब लोग इंग्लिश हमारी मादरी जुबान या मदर टंग या इस तरह की नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन पेपर हम इंग्लिश में सॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो हमारे इंग्लिश के वर्ड है जो हमारी वोकैबुलरी में नहीं होते, और वो भी हमारे सामने आते हैं तो हम खामखम उसके माने कुछ के कुछ समझकर उसको मुश्किल बना देते हैं। आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन है आपके पास मौजूद 2015 रेगुलर का क्वेश्चन, और 2015 रेगुलर के बाद से टाइमर ऊपर लिया कि क्वेश्चन में अली एयर कंडीशनर्स के नाम से, तो अब अली एयर कंडीशनर के नाम से मौजूद है, तो अब आप समझ सकते हैं कि आप ऐसे ही लिखिए अली एयर कंडीशनर, कि भाई ये बेसिकली कोई एयर कंडीशन के रिपेयर की शॉप है, ठीक है, अली एयर कंडीशनर। और सेकंड लाइन में लिखिए क्या बना रहे हैं, तो आप बना रहे हैं जर्नल एंट्रीज, ठीक हो गया। अब जब आप जर्नल एंट्री बनाने जाते हैं तो अब आप देखिए किस तरह से शुरू हो रही है बात। पहला पॉइंट, इन्वेस्टेड कैश 1,20,000 एंड शॉप इक्विपमेंट वर्थ 80,000, यानी इस शख्स ने, अली ने, दो चीजें इन्वेस्ट की, एक कैश और दूसरा शॉप इक्विपमेंट। आपको बताया था कि अब है, और इसमें इस दफा डेट मौजूद है, इस तरह लिखिए 2014 साल पहले लिख दीजिए, उसके नीचे मंथ लिख दीजिए, ठीक है, और उसके सामने वन लिख दीजिए। कभी ये भी हो सकता है कि हम मंथ ऊपर लिख दे, एयर नीचे लिख दे, फर्क नहीं पड़ता, मंथ ऊपर हो जाएगा, एयर नीचे हो जाएगा, लेकिन इस तरह भी सही है, उस तरह भी सही है, दोनों तरीके सही है। कैश इन्वेस्ट किया है तो डेबिट में लिखिए कैश, और शॉप इक्विपमेंट है तो शॉप इक्विपमेंट डेबिट, और अली नाम बता चुका था तो हमें पता है कि हम क्रेडिट कर देंगे अली का कैपिटल, क्योंकि अली कैश रख रहा है 1,20,000 और शॉप इक्विपमेंट होगा 80,000, ठीक है, टोटल मिला के कैपिटल बन गया कितना, 2 लाख। नरेशन क्या होगी, तो नरेशन सिंपल सी है, टू रिकॉर्ड शॉप इक्विपमेंट एंड कैश इन्वेस्टमेंट, या कैश एंड शॉप इक्विपमेंट इन्वेस्टेड बाय अली, ये नरेशन इसकी लिख लीजिएगा। और शॉप इक्विपमेंट समझ में आता है कि जब वो एयर कंडीशन का काम कर रहा है तो भाई वो प्लास, पाना, टेस्टर या जो जो चीजें होती है एयर कंडीशन के रिपेयर के लिए इस्तेमाल, वो सारी चीजें उसने शॉप इक्विपमेंट में लिया है। उसके बाद दिसंबर की 3 तारीख को कह रहा है पेड रेंट फॉर द मंथ 10,000। अच्छा, एक चीज यहाँ पर अब थोड़ा सा है समझने वाला कि वो पेड कर रहा है रेंट फॉर द मंथ, इस महीने का रेंट पे कर रहा है। अब जैसे याद होगा पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर कोई रेंट वगैरह पे होता है तो नॉर्मली रेंट एक्सपेंस है, लेकिन अगर वो एडवांस पे हो तो उसको रेंट एक्सपेंस नहीं लिखना, उसको क्या लिखना, प्री पेड रेंट लिखना। बोलो, पिछले लेक्चर में बताया था ना कि कोई भी एक्सपेंस अगर एडवांस पे होता है तो उसको प्री पेड लिखते हैं। अच्छा, अगर तो यहाँ पे रेंट पे तो हो रहा है मगर उसने यहाँ पे कहीं पे ये नहीं लिखा कि एडवांस, मगर एक चीज बताओ क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है पेड रेंट फॉर द मंथ। क्या मतलब हुआ, ये उर्दू में अगर तर्जुमा करें कहेगा इस महीने का रेंट पे किया। अच्छा, इसी महीने का होगा ना रेंट। अच्छा, इस महीने से मुराद कौन सा महीना, दिसंबर का महीना, कि दिसंबर के महीने का रेंट पे किया। लेकिन जरा डेट देखो किस तारीख को पे कर रहे हैं, तो आप देखिए कि 3 तारीख को पे कर रहे हैं, और 3 तारीख वो तारीख है जब महीना क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो ना कहते हुए भी वो एक बात कह रहे हैं कि महीने के शुरू में रेंट पे हुआ, तो महीने के अगर शुरू में रेंट पे हुआ तो ये बात अंडरस्टूड है कि ये एडवांस है। तो बेहतर होगा कि हम इसको रिकॉर्ड करते हुए क्या लिखें, प्री पेड रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने अमाउंट से, 10,000। बोलिए, आ गई मेरी बात समझ में? नहीं आई तो एक दफा रिवाइंड करके देख लीजिए कि अगर महीने के शुरू में है, डेट से पता चल रहा है कि महीने का शुरू है, तो हम इसको प्री पेड रेंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, अब अगर कोई नहीं करता है, रेंट एक्सपेंस भी लिख देता है, तो याद रखना वो गलत नहीं है, क्योंकि असल में होता ये है कि ये चीजें
शुरू में अगर एडवांस होती है तो बाद में एक्सपेंस होती है, जो कि एडजस्ट होती हैं, एडजस्ट होकर खत्म हो जाती है। लेकिन एक बात है कि बेहतर क्या है, तो बेहतर है प्री पेड रेंट। लेकिन अगर कोई रेंट एक्सपेंस भी लिख देगा तो वो गलत नहीं होगा, सही होगा। ठीक, क्लियर। लेकिन बेहतर है प्रीपेड लिखना। अब सुनिए 15 तारीख को क्या हुआ। Received repair income in cash 20,000 for the services rendered during the first fortnight. अब अगर बात वो यहां पे ही कह देता क्या, रिसीव रिपेयर इनकम इन कैश, यहीं पे खत्म कर देता, तब भी तुम्हें समझ आता कि अच्छा उसने किसी का एसी रिपेयर किया और उससे पैसे वसूल किए। जैसे लास्ट वाली क्लास में था रिसीव कमीशन, उसी तरह से उसने काम किया और पैसे ले लिए। लेकिन उसके आगे उन्होंने चंद लफ्ज लिखे हैं और उस लफ्ज की वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। जो लफ्ज पहला पॉइंट लिखता है जो आगे, फॉर द सर्विस रेंडर्ड। रेंडर्ड का मतलब समझ लेना, रेंडर्ड का मतलब है सर्विस को प्रोवाइड करना, सर्विस को फराहम करना, यानी खिदमत देना। तो लाजमी सी बात है वो एसी सही करने वाला आदमी है तो वो एसी सही करने की खिदमत फराहम करेगा। कहीं जाके एसी सही कर रहा है, एसी सही करने का प्रोसेस सर्विस रेंडर्ड का माने है। और आगे लिखता है फॉर फर्स्ट फोर्टनाइट। फोर्टनाइट ये है कि जैसे अब फोर्टनाइट का एक लफ्ज है, आपको अगर पढ़ा हो, डिक्शनरी मालूम हो, जैसे होता है ना डे है, डे का मतलब एक दिन हो गया, वीक का मतलब हफ्ता हो गया, मंथ का मतलब है पूरे 30 दिन हो गए। फोर्टनाइट कहते हैं 14 दिन को, यानी 2 हफ्तों को फोर्टनाइट कहते हैं। यानी 15 दिन कह सकते हैं आम हफ्तों में, कह लीजिए कि 14 से 15 दिन, क्योंकि 2 हफ्ते में 15 दिन भी आ सकते हैं ना, क्योंकि 7-7 दिन के 14 होते हैं, 15वां दिन उसके अगला दिन। तो इसलिए फोर्टनाइट कहने का मतलब यह है कि 2 हफ्तों के पैसे लिए, वसूल किए, और कोई मकसद नहीं है। किस तारीख को, आप देखिए 15 तारीख लिखी हुई है डेट उसकी, इसका मतलब है 15 को 2 हफ्ते हो गए तो उसने वैसे वसूल किए। तो अब असल में ये लिखा हो नीचे ना लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि उसने क्या किया है, कैश वसूल किया है, और कौन से इनकम के अगेंस्ट, रिपेयर इनकम के अगेंस्ट। तो आप 15 तारीख की डेट डालिए, लिख दीजिए कैश इनकम और क्रेडिट कर दीजिए कौन सा इनकम, रिपेयर इनकम। कितने से, 20,000 रुपीज से। तो आप सोचेंगे सर नरेशन क्या होगी, ज्यादा लंबी चौड़ी इतनी नरेशन लिखना नहीं, सिर्फ लिख देना टू रिकॉर्ड कैश रिसीव फ्रॉम सर्विस फॉर सर्विस रेंडर्ड, टू रिकॉर्ड कैश रिसीव फॉर सर्विस रेंडर्ड, या लिख दो टू रिकॉर्ड कैश रिसीव फ्रॉम रिपेयर इनकम। बता रहा हूं, टू रिकॉर्ड कैश रिसीव फ्रॉम रिपेयर इनकम। ये दोनों आन बातें सही है, रिवाइंड करके दोबारा से बैक जाके सुन लेना। 15 के बाद 25 तारीख पे आते हैं। अब कहता है रेंडर्ड सर्विसेज। अभी पीछे बताया कि रेंडर्ड का मतलब है सर्विसेज प्रोवाइड करना, सर्विसेज दी गई। अब जो सर्विसेज दी गई तो कहने लगा किस पर, 30,000 है, लेकिन किस पर, क्रेडिट पर। क्रेडिट का क्या मतलब है, उधार पर, यानी पैसे लेने हैं। तो जैसे सेल्स उधार पे करते थे तो क्या लिखते थे, अकाउंट रिसीवेबल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आप भी क्या लिख सकते हैं फिर अगेन, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और रिपेयर इनकम क्रेडिट। जैसे मर्चेंडाइज जब सेल होती है तो हर दफा चाहे कैश पे सेल हो, क्रेडिट पे सेल हो, सेल लिखते थे ना, तो यहाँ दोनों जगह पे आपको वही नाम लिखना है, क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइड ऊपर भी की थी, यहाँ भी की थी, दोनों में एक ही नाम लिखिएगा, रिपेयर इनकम 30,000। ठीक है, समझ में आया, दोनों जगह रिपेयर इनकम। उसके बाद क्या है, पेड सैलरीज 10,000। हम पेड सैलरीज की क्या एंट्री बनेगी, 28 तारीख को सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने से जनाब, तो आ गया 10,000 से। ठीक है, उसके बाद क्या है, 30 को वो कह रहे हैं रिसीव, ये आपके अक्सर 5 ईयर में शायद गलत लिखा हुआ है, रिसीव कैश है, वहां लिखा हुआ है कैसेट ऑन अकाउंट, तो कैश इट नहीं है, कैश है। रिसीव कैश ऑन अकाउंट, यानी जो बेचा था उसके पैसे लिए, अकाउंट रिसीवेबल वाला, कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। कितने अमाउंट से, 20,000 से। ठीक हो गया। 30 के बाद 31 को फिर कह रहा है रेंडर्ड सर्विसेज फॉर कैश 50,000 ड्यूरिंग द लास्ट फोर्टनाइट। वही वाली बात है, वहां पहला 14 दिन थे, अब आखिर के 14 दिन
यानी 15 दिन या 2 हफ्ते कह लीजिए। कैश, डेबिट, रिपेयर, इनकम, क्रेडिट कितने से 50। तो ये है आपके पास, अगर आप देखिए कि इस तरह की ये एंट्री थी, ये 2015 रेगुलर था, ठीक है। इसमें उन्होंने इस तरह दिया था। इसी तरह इसी साल में 2015 रेगुलर के साथ आगे भी शायद 1-2 ईयर में इसी तरह की सर्विस एंट्रीज हैं। कुछ मेरी बुक्स में 1-2 एंट्री हैं जो सर्विस बिजनेस की हैं। तो उनकी सर्विस बिजनेस में और कोई बात नहीं है। सर्विस बिजनेस की जो बुनियादी बात है बेटा, वो बुनियादी बात यही है कि सर्विस बिजनेस में थोड़ा सा नाम अलग होता है। कभी रिपेयर इनकम, अब याद रखना, अब एक जैसे एक नाम इस्तेमाल करते हैं वो अक्सर के, क्या एक दफा कंसल्टेशन फी। अब आपको लगेगा ये पता नहीं कंसल्टेशन फी क्या है। तो भाई देखो, बेसिकली कोचिंग में क्या कहोगे, कोचिंग फी कहोगे, है ना। अपना उसमें कॉलेज में कह सकते हैं कॉलेज फी, एडमिशन है तो एडमिशन फी। अब इसी तरह डॉक्टर वगैरह या वकील वगैरह क्या करते हैं कि आपको चेकअप करते हैं। डॉक्टर खास के अगर कहो तो डॉक्टर से आप जाते हैं अपनी सेहत की, अपनी उसकी मशवरा करते हैं। इस मशवरा करने को कहते हैं कंसल्ट करना। तो डॉक्टर की फी को बाज़ औक़ात या क्लिनिक की फी को लग देते हैं कंसल्टेंट फी। इसी तरह वकील हो गए या कोई आपके टैक्स कंसल्टेंट हो गए, इन लोगों से लोग अपने कानूनी मशवरे लेते हैं, तो उनकी फीस को अक्सर कंसल्टेंट फी, या पूरा अगर नाम दूं तो कंसल्टेंट फी इनकम कहते हैं। समझ गए। तो ये समझ लो कि असल वही है फी इनकम, लेकिन अगर कोचिंग है तो लिख दिया कोचिंग फी इनकम, कॉलेज है तो कॉलेज फी इनकम, और कोई डॉक्टर है तो वहां पे डॉक्टर फी इनकम, कंसल्टेशन फी इनकम। तो सिर्फ इसमें थोड़ा सा अकल लगाना और रेवेन्यू के अकाउंट का नाम सोच के रखना कि क्या होगा। प्रैक्टिस के लिए जितने आ सकते हैं वो बुक के क्वेश्चन में मैंने मजीद दिए। और एक आसान तरीन बात, अगर कभी समझ में ना आए, ठीक है ना, कि क्या नाम रखें, तो सिर्फ एक नाम। मौसम थोड़ा चेंज है ना बेटा, बड़ा वो हो रहा है। तो अगर कभी कोई नाम समझ में ना आए तो हमेशा लिख दिया करना सर्विस इनकम। ओके, जब कुछ समझ में ना आए तो सर्विस इनकम लिख देना। तो यहाँ पर अब मैं ये वाले लेक्चर खत्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवाऊंगा, अब आप उसको देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।